दोस्तों आज मैं जा रही हूँ फिर सांपला की तरफ और यहाँ पर देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं पिंक वाले फूल। और पीछे पेड़ पे कुछ ईग्रेट्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर कॉर्मोरेंट्स हैं, आगे थोड़ा पानी है। बाकी डक्स वगैरह एक दो हैं लेकिन सामने नहीं दिख रहे हैं। तो उस दिन जो इको टूरिज़्म की मैं बात कर रही थी, एक दो वीडियो पहले मैंने पोस्ट किया था, तो उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की बात थी कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, जो टूरिज़्म का फ़ायदा उठाती है, और जो गवर्नमेंट है। तो देखिए गवर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है उसमें। और इसलिए क्योंकि जो रेवेन्यू आता है, मतलब अगर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है गवर्नमेंट के पास। अगर इंडियन टूरिस्ट भी अपने देश में ही घूमने जाते हैं तो भी पैसा आता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और टूरिज़्म के बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, मतलब उस जगह पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बेटर हो जाएंगी, रोड्स बेटर हो जाएंगे, वहाँ पर रहने की सुविधा जो अकोमोडेशन है वो बेटर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही काम हो रहा है। तो हमेशा आप देखेंगे जो भी लोकल पॉलिटिशियन होगा वो अपने एरिया के जो भी प्लस पॉइंट्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं उसको वो हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। नेशनल लेवल पर भी यही होता है। टूरिज़्म को एक इम्पॉर्टेंट जो है इनकम जनरेटर और फॉरेन एक्सचेंज और जो इवन लोकल करेंसी लाने का एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया माना गया है और ये इसको इनकरेज किया जाता है। लेकिन टूरिज़्म के साथ एक ये ऐसा समझिए कि आप एक दोधारी तलवार है, मतलब जिस चीज़ से टूरिज़्म पनपता है, जो एक जगह की खूबसूरती है मान लीजिए, या जो भी उस जगह का प्लस पॉइंट है, जो उसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसकी वजह से लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन जब मास टूरिज़्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे आने लगती है, अनकंट्रोल्ड तरीके से चीज़ें डेवलप करने लगती हैं, तो फिर वही चीज़ जो वहाँ का प्लस पॉइंट थी उसको नुकसान हो जाता है। तो टूरिज़्म उसी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है जिसकी वजह से वो पनपा था। तो जब इस चीज़ को लोगों ने समझा तो फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बना कि भाई इस तरह से हम डेवलप करें इसको कि ये डेवलप भी हो, इकोनॉमिक गेन भी लाए, लेकिन नुकसान ना करे। जिस चीज़ के बेसिस पर ये डेवलप हुआ है उस चीज़ का ये नुकसान ना करे। तो उस कॉन्सेप्ट को टूरिज़्म प्लानिंग कहते हैं। और उसके बेसिस पर हर एक जगह, मतलब जैसे पहाड़ है तो उसके लिए प्लानिंग अलग होती है, कोस्टल एरियाज़ हैं उसके लिए प्लानिंग अलग होती है, शहर के अंदर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसके लिए अलग टाइप की प्लानिंग होती है, कोई आइलैंड है, कोई मतलब द्वीप है तो उसके लिए अलग तरीके का प्लान बनाया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल सकता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के साथ में। दोस्तों ये वही जलकुंभी वाला स्वैम्प है जहाँ पर अब काफ़ी सारा पानी आ गया है। और यहीं पर मैंने आपको पेजेंटेड जकाना भी दिखाए थे जिस समय यहाँ पे पानी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी उस समय, जून का महीना था। तो जकानास के बारे में मैंने तब भी बताया था कि इसमें मेल जो है वो बच्चों की देखभाल करता है और बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे कि स्पॉटेड सैंड पाइपर हैं उसी तरह से ये जकानास भी अपेरेंटली पॉलीएंड्रस होते हैं। पीछे यहाँ पर ये सांपला ही है ऑलमोस्ट, तो गांव है, यहाँ पर पीछे लोग रहते भी हैं। तो ये जो जगह है ये काफ़ी बर्ड्स के लिए हेवन है। तो मतलब जैसे अब माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी, यहाँ पर मैंने सांपला में काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स फिल्माए हैं, पोचर्ड्स वगैरह जो आते हैं जाड़ों के टाइम में, और बहुत सारे मैंने यहाँ पर डक्स की फैमिली के बर्ड्स को फिल्माया हुआ है। तो यूरेशियन कूट्स आते हैं यहाँ पर, ग्रेव्स आती हैं, और इस समय तो बी ईटर्स वगैरह आ रहे हैं काफ़ी सारे। लेकिन जब बाहर से बर्ड्स आएंगी तो डक फैमिली की बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर रहती हैं। तो होपफुली इस बार विंटर्स में हमें अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। ये इस तरफ स्टिल्ट्स हैं कुछ, मैं काम से गई थी अभी वापस आ रही हूँ। ये दूर से तो मुझे ब्लैक विंग स्टिल्ट ही लग रही है। और स्वॉलोज़ बहुत सारी उड़ रही हैं यहाँ पे। ये अच्छा, ये तो पौधे हैं। तो ये मैंने कहा अभी पिनटेल के आने का तो टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि पिनटेल की पूंछ इस तरह से, वो भी डक्स में ही आती है, पिनटेल, नॉर्दर्न पिनटेल नाम है उसका। तो जब वो फीड करती है तो पूरा उल्टा हो जाती है,
उसका हेड और बॉडी का फ्रंट का पोर्शन पूरा पानी के अंदर होता है, टेल ऊपर की तरफ होती है जो पिन की तरह दिखाई देती है, इसलिए उसको पिन टेल कहते हैं। तो डक्स का जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि इनका ऑर्डर होता है एंसेरिफॉर्मिस और फैमिली होती है एनाटिडी जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद फिर अलग अलग जीनस और स्पीशीज़ होती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पानी बढ़िया इकट्ठा हो गया है। दूर यहाँ पर कुछ दिख रहा है, या तो पेंटेड स्टॉक हो सकते हैं, नहीं ईग्रेट ही है, बड़ा वाला ईग्रेट है। तो और वहाँ पे भी स्टिल्ट्स हैं। सैंड पाइपर्स इस तरफ नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये जो छोटे छोटे जो बर्ड्स उड़ रहे हैं ब्लैक वाले, इनको अबाबील पक्षी कहते हैं, मतलब स्वॉलो। स्वॉलो को हिंदी में अबाबील कहते हैं और स्टिल्ट को कहते हैं गज पाँव। और इस तरफ भी देखिए आप, यहाँ पर भी कुछ बर्ड्स यहाँ भी हैं। पेड़ की डाल आ रही है बीच में। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी हैं। ये देखिए स्वॉलोज अभी भी उड़ रहे हैं यहाँ पर। स्वॉलो बहुत सारे हैं, स्टिल्ट्स भी उड़ रहे हैं। ये आगे हो सकता है पेंटेड स्टॉक भी। देखिए एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं। स्टिल्ट ही है ये सारे, ब्लैक विंग स्टिल्ट। और आकाश में आप देखिए कितने सारे स्वॉलो उड़ रहे हैं। ये देखिए कितने ब्लैक स्पॉट्स जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्वॉलो हैं। ये देखिए, तो इसको कहते हैं अबाबील। पानी के पास में ही इनका नेस्ट होता है, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कोटर में नेस्ट बनाते हैं। ये लिटिल ईग्रेट है। इसके साथ में जो साइड में बैठा हुआ है वो है पॉन्ड हेरन। ये जो भाग के जा रहा है ये पॉन्ड हेरन है ब्रीडिंग प्लूमेज में। और यहाँ पर लिटिल ईग्रेट है। इस जगह पर जनरली और बर्ड्स रहती हैं। पीछे पेंटेड स्टॉक दिख रहा है मुझे, पीछे पेंटेड स्टॉक है। कहाँ पर है? इसको अलग है, दिख रहा है। ये रहा, ये है पेंटेड स्टॉक। कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ पे आई थी ना, जब तो मिला था मुझे। ये एक सिंगल पेंटेड स्टॉक है। इसके साथ में स्पॉट बिल डक होगी और ये ईग्रेट है। पीछे भी स्पॉट बिल डक्स हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एशियन ओपन बिल स्टॉक भी मैंने देखे थे, लेकिन अभी 2-3 बार से मैं देख रही हूँ ओपन बिल स्टॉक नहीं है। ये एक पेंटेड स्टॉक दिखता है यहाँ पर। तो स्टॉक्स वगैरह जो है वो सिकोनीफॉर्मिस फैमिली में आते हैं और लार्ज वेडिंग बर्ड्स हैं, आपको पता ही है। ये सारे ही एक्वेटिक हैं, बस इनका हंट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे डक्स होती हैं वो ज़्यादातर डैबलिंग करती हैं। डैबलिंग का मतलब कि पानी के अंदर ही घूम घूम के अपने मतलब स्विम कर कर के और डाइव मार मार के अपने प्रे को पकड़ती हैं। स्टॉक्स जो हैं वो वेडिंग करते हैं, मतलब अपने लंबे लंबे पैरों से पानी के अंदर चलते रहते हैं और जैसे ही उनको कुछ दिखता है तो उसको चोंच में पकड़ लेते हैं। और इसी तरह जो हेरन्स वगैरह हैं उनका भी इसी तरह का टेक्निक होता है। ईग्रेट्स का आपको पता ही है, ईग्रेट्स का भी टेक्निक सिमिलर होता है। ये देखिए ये पॉन्ड हेरन अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। और भी एक कई सारे पॉन्ड हेरन है। ये देखिए 3 तो मुझे इसी फ्रेम में दिख रहे हैं। ये एक अपने पंख फड़फड़ा रहा है, एक बीच में बैठा हुआ और एक इस साइड में फ्रेम के राइट साइड में है। ये तीनों पॉन्ड हेरन है और तीनों ब्रीडिंग प्लूमेज में है। तो इनका तरीका लगभग सेम होता है। स्पून बिल्स का तरीका थोड़ा अलग होता है। स्पून बिल है भी अलग ऑर्डर और फैमिली है उसकी। और वो क्या करता है कि अपने जो बीक होती है उसकी चम्मच की तरह उसके अंदर पानी बहुत सारा भर लेता है और उसके बाद साइड टू साइड अपने सर को हिलाता है, तो उसमें से फ़िल्टर आउट हो जाती हैं जो भी घास वगैरह, पौधे, मिट्टी, वो सब फ़िल्टर आउट हो जाते हैं और जो खाने का सामान होता है उसको स्वॉलो कर लेता है। स्पून बिल्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, स्टॉक्स पर भी बनाया हुआ है, वो सारे लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूँगी। हेरन्स, ईग्रेट्स, बिटर्न्स पर भी बनाया है, इसके डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं अभी रिसेंटली, तो सारे वीडियो के लिंक मैं इसमें शेयर कर दूँगी। तो ये सारे एक्वेटिक बर्ड्स हैं
और जो लैपविंग्स वगैरह हैं, लैपविंग्स, प्लोवर्स, सैंड पाइपर्स, ये सब भी पानी में ही, पानी के आसपास ही रहते हैं। इनका तरीका अलग होता है। ये सरफेस मतलब वेट भी करते हैं और सरफेस से पिक करते हैं अपने प्रे को। मतलब जो स्टॉक्स वगैरह हैं, हेरन्स हैं, इनको आप देखेंगे ईग्रेट्स को कि ये नीचे से, पानी के नीचे से पकड़ते हैं। और ये जो आपके लैपविंग्स हैं, प्लोवर्स हैं, सैंड पाइपर्स हैं, ये पानी के सरफेस से, सतह से पकड़ते हैं अपने प्रे को। ये यहाँ पर देखिए वाइट थ्रोटेड किंगफिशर बैठा हुआ है। और मैंने एक यहाँ पर ये देखिए हेरन भी है, ये इसके साथ ही पर्पल हेरन है। ये इतनी स्टिल खड़ा रहता है बिल्कुल। मैं कम से कम 3 या 4 मिनट से यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई मूवमेंट नहीं देखी मैंने। अभी जब मैंने मूवमेंट देखी तब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ है। ये पर्पल हेरन दिखा, ये देखिए, ये पर्पल हेरन है। बिल्कुल क्वाइटली जा रहा है पानी के किनारे। देखिए, कुछ देखा होगा शायद इसने। ये पकड़ा, ये देखिए, ये देखिए, ये पकड़ लिया इसने, ये पकड़ा। ये इनका तरीका होता है। देखिए पर्पल हेरन क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल आपको। और ये देखिए कैसे स्टॉकिंग मोड में है ये देखिए पर्पल हेरन। और वो किंगफिशर चला गया, ये अभी भी बैठा हुआ है। ये भी कुछ खा रहा है, किंगफिशर भी कुछ खा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 पेंटेड स्टॉक है और ब्लैक विंग स्टिल्ट्स वगैरह भी हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक और पेंटेड स्टॉक है। और ईग्रेट्स तो हैं ही यहाँ पर फील्ड में बैठे हुए हैं। इनको देखकर ही मैंने गाड़ी रोका। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ रोहतक के पास। ये पीछे भी ब्लैक विंग स्टिल्ट है। ये बहुत अच्छे बैठे हुए थे। ये देखिए, ये 2 स्टिल्ट यहाँ पर है। ये सैंड पाइपर है नीचे वाला। वो स्टिल्ट तो सो रहे हैं शायद। ये तीसरा जो नीचे प्रीनिंग कर रहा है और कुछ पकड़ रहा है ना, देखिए सरफेस पे से पकड़ रहा है, ये सैंड पाइपर है। ये सैंड पाइपर है। पीछे यहाँ पर भी स्टिल्ट है। और ये दूसरा पेंटेड स्टॉक है। देखिए, ड्रैगन फ्लाइज बहुत सारे हैं। पीछे वहाँ पर भी ईग्रेट और स्टिल्ट घूम रहे हैं। ये ब्लैक विंग स्टिल्ट ये भी है। लेकिन ये दोनों जो है ये सो रहे हैं इस तरह से। देखिए बिल्कुल टकिंग वाला जो फिनोमेना है, जो डक्स में होता है, वो इनमें भी होता है। हालांकि ये डक से बहुत अलग है, इनका ऑर्डर, फैमिली सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन इस तरह से सोने को टकिंग ही कहते हैं। और ये देखिए, ये सैंड पाइपर है। बहुत दूर है ये, लेकिन है सैंड पाइपर ही। ये कुछ ब्लैक विंग स्टिल्ट इधर भी घूम रही हैं। ये सारे खेत ही हैं, कुछ ऐसे पानी इकट्ठा हुआ है और कुछ खेत भी हैं। और ये पीछे यहाँ पर एक ग्रे हेरन है। ये देखिए, ये ग्रे हेरन है। पर्पल हेरन भी मिल गया आज, और ग्रे हेरन काफ़ी दिनों बाद मिला। ये यहाँ पर जितने स्टिल्ट हैं, इसके बीच में एक सैंड पाइपर भी है। ये जो बीच में खड़ा हुआ है, एक पैर से अपने दूसरे पैर को खुजा रहा है, ये सैंड पाइपर है। मोस्ट लाइकली ये स्पॉटेड सैंड पाइपर है, या दूर से मैक्सिमम सैंड पाइपर है या गॉडविट है। ये बहुत लंबी चोंच है इसकी। एक बार ये थोड़ा अलग दिखे तो, हाँ, इसकी बीक तो काफ़ी लंबी है। ये तो ब्लैक टेल्ड गॉडविट लग रहा है मुझे, जो नेदरलैंड्स की नेशनल बर्ड है, ब्लैक टेल्ड गॉडविट। ये भी माइग्रेटरी है, तो ये ऑलरेडी देखिए आना शुरू हो गए हैं। सैंड पाइपर से बड़े साइज़ का है ये, तो ब्लैक टेल गॉडविट ही लग रहा है मुझे। बाकी मैं इसको स्क्रीन में देखूँगी, बड़े स्क्रीन में। बाकी तो स्टिल्ट हैं। ये एक और है, हाँ हाँ हाँ, यही है। ये देखिए, 2 हैं गॉडविट। ब्लैक टेल गॉडविट कहते हैं इसको। इसका रिकॉर्ड है बहुत
लंबे समय तक उड़ सकता है। ये लंबे डिस्टेंस तक उड़ता है आर्कटिक टर्न, और ऊंची हाइट होती है बार हेडेड गूस की, मैक्सिमम हाई फ्लाइंग बर्ड। और ये होता है एक बार में सबसे लंबे समय तक ये उड़ सकता है। तो इनकी जो टेक्निक होती है बर्ड्स की, ये रात के समय भी जब उड़ते रहते हैं तो ये अपनी नींद आधी ब्रेन से पूरी करते हैं, तो उसको यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहते हैं। तो ये ब्लैक टेल गॉडविट भी उस फंडे को फॉलो करता है।